नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप गांधी निहाल आजमगढ़ से। आप देख रहे हैं द हुनरबाज। आज मैं एक ऐसे शख्स से आपसे परिचित करवाऊंगा जो साहित्य के कई विधा नहीं वरन साहित्य के सभी विधाओं में पारंगत हैं और इतने अच्छे एक साहित्यकार हैं जिनको आज ICSE CBSE में भी पढ़ाया जाता है और बच्चे उनको पढ़ते हुए ही बढ़ रहे हैं और उनको पढ़ रहे हैं, जिनका नाम शायद आजमगढ़ में किसी पहचान का मोहताज नहीं। ये अलग बात है कि वो आपके सामने नहीं आए। बहुत नामी गुमानी बड़े अच्छे साहित्यकार अदबकार आपको मिलेंगे जो इंस्टाग्राम यूट्यूब के जरिए आपके मोबाइल, आपके फ़ोन, आपके टेलीविज़न पे आते होंगे। नाम तो एक नहीं, बहुत हज़ारों नाम होंगे। डॉक्टर कुमार विश्वास होंगे, शकील आज़मी होंगे, ऐसे तमाम बड़े अच्छे साहित्यकार हैं। आज उनको भी ये सफलता हासिल नहीं हुई कि उनको किसी शिक्षण संस्थान या किसी साहित्य के पुस्तक में शामिल किया हो। ऐसे हमारे महान विभूति आदरणीय श्री लाल बहादुर चौरसिया लाल जी हैं। बहुत व्यस्तम हैं सर। बड़े दिनों से मैं यही चाहता था कि सर से छोटी सी भेंट हो ताकि मैं आपके साथ इनको साझा कर सकूं। तो सर का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि सर ने समय दिया। सर, द हुनरबाज पे लाल बहादुर चौरसिया सर, आपका बहुत चरण स्पर्श करता हूं। स्वागत है, अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई संदीप गांधी निहाल जी। और मैं सबसे पहले आपके जो दर्शक हैं द हुनरबाज के, उनको मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग इनका चैनल देखते रहिए, क्योंकि तमाम ज्ञानवर्धक जानकारियां आप जो देते हैं वो बहुत अच्छी बात होती है। सर, पूरी कोशिश रहती है मेरी और मेरी टीम की कि ऐसे प्रतिभावान व्यक्ति, इसीलिए मैंने चैनल का नाम भी लिखा द हुनरबाज। वो ऐसा व्यक्ति चाहे साहित्य से हो, चाहे अदब से हो, चाहे सुर से हो, चाहे गीत से हो, चाहे संगीत से हो, प्रत्येक लोगों पर मेरा एक पैनी नज़र रहती है। उन लोगों को ही शामिल करता हूँ द हुनरबाज। इसीलिए सर, देर ना करते मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पिता एक मात्र किसान हो, आजमगढ़ से करीब 25 किलोमीटर सुदूर आपका गांव है, ऐसे ग्रामीण परिवेश में आपने साहित्य को क्यों चुना? आखिर ये चीज़ें आई कैसे? देखिए संदीप जी, मेरा साहित्य से बड़ा लगाव था। साहित्य के साथ साथ जो गीत है, संगीत है, इन चीज़ों से, हालांकि मैं गाता नहीं हूँ, जी, मैं गायक नहीं हूँ, लेकिन गीतों को लिखना, कविताओं को लिखना, कहानियों को लिखना मेरा एक शौक था। मैं आए दिन में जब शुरुआत में जब मैं पढ़ता था इंटर में, तब हमने अपने एक मंडई थी, मंडई में बैठकर जो सावन की बारिश हो रही थी और जो बारिश मंडई पे पड़ रही थी, जो उससे जो बूंदें टपक रही थी, ओरी जिसको कहा जाता है, तो हमने लिखा था कि मोती जैसी बिखर रही हैं बूंदे ए सावन की। तो ऐसी कविताएं तमाम, तब से मेरी कविता की यात्रा चलती रही। आए दिन कविता लिखता रहा और कभी कभी विद्यालय में भी कविता लिख दिया और जो हमारे सहपाठी थे उनको सुना दिया, तो उनको अच्छा लगा, तो हौसला बढ़ता गया। जी। तो हमने सोचा कि भाई ठीक है। और सबसे पहले तो एक रचनाकार अपनी कविता का, अपने गीतों का स्वयं श्रोता होता है। सबसे पहले वह सुनेगा और उसके बाद वह पढ़ेगा, तभी ना सुनेगा, उसका मन प्रसन्न हो जाएगा, समझ जाएगा। तो मैं जब अपनी कविता लिखता था, उसको पढ़ता था, अच्छी लगती थी, तो और कविता लिखने का प्रयास करता था। तो सब मिला जुला के इसी तरह हमारा लेखन चलता रहा। और तो सर, एक सवाल है कि वो नन्हा बालक जो बता रहे हैं आप, इंटरमीडिएट में, बहुत इंटरमीडिएट जो होता है 15-16 साल, जी, उतनी उम्र में आपने कब मान लिया कि आपके अंदर वो प्रतिभा है, वो सामर्थ्य है कि आप जाने के लिए उस बचपन में, मैं भी बचपन रहा है, जितने भी पुराने बुजुर्ग होते हैं वो बचपन ना होते ही किशोरावस्था के बाद ही जीवन यापन करते हैं। तो होता है मल्टी टैलेंटेड होता है। एक बालक जो होता है उसको खेल की शिक्षा भी जाती है, संगीत भी दी जाती है, वो कविताएं भी लिखता है। आपने ये कब मान लिया कि अब नहीं यार, हमारे अंदर क्रिकेट की नहीं, हमारे यहाँ वॉलीबॉल की नहीं, हमारे अंदर किसी कला की नहीं, बस इसी कला की एक शक्ति सामर्थ्य छुपा हुआ है? आपको कब लगने लगा कि हाँ, इसके अलावा मैं कोई और बेहतर काम नहीं कर सकता? देखिए क्या है ना, कविता जो है
कविताएं स्वतः उत्पन्न होती है। हाँ। ये आपको नहीं बता सकती है कि अगले पल मैं आपको क्या दे दूंगा। कविता उस समय भी मुझको नहीं लगा कि मैं तमाम रचनाएं रचूंगा, मेरी किताबें आएंगी, मेरा और भी तमाम लोग भाई जानेंगे, तमाम वो होगा, हम कभी नहीं सोचे थे। आपकी सर तीसरी किताब आ रही है मधुमास? नहीं, दूसरी किताब है। दूसरी किताब। मैं मधुमास ढूंढने आया, ये मेरी दूसरी। धन्यवाद। आपकी प्रथम जो किताब थी मैंने पढ़ा भी है, आंसू से मुस्कान। आंसू से मुस्कान। क्या सर उसका नाम जैसा है वैसा उसमें एक क्या है ना, पहली जो पुस्तक आई थी आंसू से मुस्कान लिखेंगे, वो आंसू किसका सूचक है? दुख का, पीड़ा का, और मुस्कान सुख का। तो मैं पीड़ा से सुख की तरफ बढ़ने का एक प्रयास है, वही आंसू से मुस्कान लिखेंगे। उसमें तमाम कविताएं हैं। सर आपके लिए डॉक्टर शैलेश गौतम की एक पंक्ति आप पे पूरी एकदम लागू होती है कि लिखा किया है रह जाता रहता नहीं शरीर, इसीलिए मरते नहीं तुलसी सूर कबीर। अरे क्या तो आपने जो लिख दिया है आपको अमृत की प्राप्ति हो जाएगी। भाई साहित्य है। जैसे नहीं कह सकते मुंशी प्रेमचंद्र कह रहे थे, ऐसा नहीं हो सकता। मुंशी प्रेमचंद्र कह रहे हैं, हम रहे ना रहे, काव्य कुल के लोग रहे ना रहे, लेकिन उनको आपको आने वाली पीढ़ियां कहेंगे हमारे जो गुरुजी हैं अपनी रचनाओं के मामले में। आज जिस मैं पवित्र स्थान पे हूँ, डॉक्टर बाबा बरुआ दास की कुटी पे हूँ, अभी मैंने देखा आपकी आरती लिखी हुई है। मन इतना प्रफुल्लित हुए। हमारे भाई साहब हैं, हमारी टीम के मेंबर हैं, हमारे जो सूरज भाई साहब हैं क्रिकेटर हैं, बड़े आश्चर्यचकित हुए कि आपके लिखी हुई आरती एक महान समझे कुटी पर शामिल है। जी जी जी। प्रत्येक जितने भी दर्शनालु आते होंगे, जितने भक्तगण आते होंगे, आपकी आरती पढ़ते होंगे। मतलब आप बाल काव्य से भी जुड़े हुए हैं। आपके मैंने देखा कि आपकी जो सीबीएसई की बाल पुस्तिका में भी है। हाँ, तो आप बाल काव्य भी लिखते हैं और आत्म काव्य जो कहते हैं कि धार्मिक काव्य। तो ये बड़ी अजब बात है। आप भोजपुरी भी बहुत अच्छे से लिखते हैं, हिंदी में भी अच्छा है, गजल भी बहुत अच्छी लिखते हैं। तो कोई एक गजल से शुरू करें, कुछ एक आध दो पंक्तियां सुनाएं। गजल मेरी है, सुनिए। जी। ऐसे ही पढ़ देता हूँ। जी। मुझे आज गुजरा जमाना मिला है, मुझे आज गुजरा जमाना मिला है, अभी खत उसी का पुराना मिला है। क्या कहने, वाह वाह वाह। मुझे आज गुजरा जमाना मिला है, अभी खत उसी का पुराना मिला है। ऐसी तमाम गजलें हैं जो लिख देता हूँ। कविताएं, गीत, ये सब लिखते रहते हैं। सर आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई थी? मेरी प्रारंभिक शिक्षा, मेरे पिताजी मुंबई रहते थे। जी। और मैं कक्षा 1 से लेकर 3 तक मुंबई पढ़ा। उसके बाद किन्हीं कारणों बस पिताजी वहाँ से चले आए, तो मेरा नाम यहाँ पे लिखा दिया गया। प्राइवेट स्कूल है गोपालगंज मार्केट में, इस समय वह स्कूल नहीं चलता है, बंद हो गया है। तो ये बात है सन लगभग 84 की होगी। तो 84 में मैं यहाँ पे चला आया, 1984 को। तब यहाँ मैं कक्षा 4 से पढ़ना प्रारंभ किया। 4 से लेके 5 तक वहाँ पढ़ा। उसके बाद मिडिल स्कूल में 6, 7, 8 पढ़ा। उसके बाद जब यहाँ से निकला तो कोयलसा एक विद्यालय है, अच्छा सर, हाँ, भरौली का इंटर कॉलेज, वहाँ पे पढ़ा। उसके बाद वहाँ से 12वीं के लिए मैं उद्योग विद्यालय इंटर कॉलेज में पढ़ा। और उसके बाद सहपाठियों को बहुत गर्व आपके ऊपर होगा। एक विद्यालय से निकल करके किसी पूरे भारत के प्रत्येक विद्यालय की पुस्तक में, पाठ्य पुस्तक में शामिल हो जाना एक आम आदमी की बस की बात नहीं है। ईश्वर की, सरस्वती की कृपा आप पे सीधे है। भाई कृपा है, इसको मैं कृपा कहता हूँ। जब कोई रचना में लिखता हूँ और लिख के उसके बाद जब मैं उसको निहारता हूँ तो लगता है कि अरे मैंने लिखा है, आश्चर्य होता है। तो आश्चर्य क्या होता है? क्योंकि वो रचना जब मैं लिखता हूँ तो लगता है किसी ने मुझको कोई शब्द मुझको दे रहा है सौगात में, और वही माँ सरस्वती का सौगात है, कृपा है। मैं जीवन में आपके सर ऐसा कोई टर्निंग पॉइंट आए जिससे आपको एक संवेदनाएं मिली, कुछ ऐसी? नहीं, जीवन तो जैसे जिस गति से चल रहा है इसी गति से चल रहा है। हालांकि मैं व्यापार जगत से जुड़ा हूँ। कविताएं लिख लेता हूँ रात में, जब सभी लोग सोते हैं तब मैं कविता लिखता हूँ, और वही है पहचान कविता ने दिलाई मुझको। पहचान क्या सर? आप एक आजमगढ़ के जो आजमगढ़ जो धनी है उनमें आपका भी बहुत अहम आयाम है, स्थान है। अच्छे अच्छे साहित्यकार हैं। और मेरी एक रचना कोरोना काल में वायरल हुई थी। जी। भोजपुरी रचना थी। जी, सुना है, स्वागत है सर। उसकी एक लाइन याद आ रही है
कि काल चक्र ई ऐसन सबके हाँ चढ़ल कपारे डोलत बा। हाँ। अब बड़का भैया शहर से अइले हाँ। केहू नहीं खे बोलत बा। कहाँ है, वाह वाह वह वाह। उस समय की एक संवेदना थी, एक डर था लोगों को कि कैसे जो व्यक्ति सुदूर जाकर अपनी गाढ़ी मेहनत की कमाई घर में देता है और उसी के पैसे से उसका घर बनता है, लेकिन जब शहर से प्रदेश से जब आता है गांव में तो उसी घर में उसको रहने के लिए स्थान नहीं मिल रहा है कोरोना के कारण। ऐसा हुआ था। बड़ी ही ऐसी दर्दनाक घटना थी। तो आज और मैं बताऊं आज की ताजा खबर कि यह कविता एक पुस्तक साझा संकलन में अभी फरवरी में, मुझको आज सूचना मिली है, जी, जी। फरवरी में प्रकाशित हुई है और तोमर जी उसके संपादक हैं। देश के बड़े समाचार पत्र के बड़े जाने माने हस्ती हैं। हाँ। और उसका लोकार्पण दिल्ली संसद भवन में, दिल्ली विधानसभा भवन में हुआ है। हाँ, बहुत गर्व की बात है सर। उसमें मेरी कविता जब मैं देखा अनुक्रम में कि उसमें है कि काल चक्र ई ऐसन और लाल बहादुर चौरसिया, तो मुझको लगा कि भाई मेरी रचना वहां पे पहुंच गई आपके है। पंक्तियां और आपके नाम के साथ भी हैं, कुछ ज्यादातर बिना नाम के भी हैं। यहाँ पर वहाँ पर कहाँ पर है ये तो भगवान ही जानते हैं, जी। लेकिन आपसे आपके चेहरे से वाकिफ लोग बहुत कम हैं। भाई चेहरा क्या है ना, हम मंचों पे ज्यादा जाते नहीं हैं, कभी सम्मेलनों में जाते नहीं हैं, कुछ गोष्ठियों में जाते हैं तो गोष्ठी में संख्या 10, 20, 25, 30, नहीं, लेकिन 50 अच्छा है सर, आपका जो नाम है, आपका काम भी बहुत अच्छा रहा है। अभी हमने जहाँ इस स्थान पे जहाँ पे हैं परम संत बाबा बरुआ दास जी की पावन तपोस्थली है, वाजिदपुर की ग्राम सभा है, और मैंने बाबा जी की कृपा से हमने उनकी पावन कथा लिखी। 15 दिन हमको गंगा गुंजन हमारे साथ जी जी भैया सामने हैं, जी। बड़े अच्छे सुर साधक है। हाँ, तो हम लोग घूमे, पहले जानकारी जुटाए तमाम बुजुर्गों से और लोगों से, कैसे कैसे क्या सत्यता है, कुटी कब से कैसा, तो उस साक्ष्यों को प्रमाणों को एकत्रित किए। उसके बाद हमने एक गीत उनकी एक कथा लिखी, 22 मिनट की कथा YouTube चैनल पे है। हाँ, भैया गाए हैं, बहुत अच्छे। मौनी बाबा की पावन कथा लिखी है, वो भी YouTube पे चलती है, लाखों लोग उसके व्यूअर हैं। एक वीरेंद्र भारती यहीं के हैं, गायक हैं, महुआ के जी, हमारे गांव के हाँ निवासी हैं, और हमारे गीत तमाम गाए हैं। मैं आपके लिखे हुए गाने आजमगढ़ के बाहर के अच्छे गीतकार और गायक अपने। और सबसे खुशी की बात यह है संदीप जी, जी कि मुझको बहुत खुशी हुई, प्रसन्नता मिली कि जब मैं सुना कि मेरी 5 बाल कविताएं ICSE और CBSE बोर्ड की हिंदी पाठ्य पुस्तक में शामिल हुई। CBSE और ICSE बोर्ड पूरे भारत में पढ़ी और पढ़ाई जा रही है। हाँ जी जी जी। जो कहते हैं बच्चे कि हमारा बच्चा अंग्रेजी माध्यम से पढ़ेगा, वो हर बालक जो अंग्रेजी माध्यम या किसी अन्य भाषा से पढ़ता हुआ CBSE पार्ट में इंग्लिश पढ़ता ही होगा, हिंदी पढ़ता होगा। अगर हिंदी इंग्लिश माध्यम में भी हिंदी पढ़ाई जाती है, अगर वो बालक हिंदी पढ़ता है तो आदरणीय श्री लाल बहादुर चौरसिया सर को जरूर पढ़ता होगा, भले इनके चेहरे से वाकिफ ना हो, परिचित ना हो, लेकिन इनकी कविताएं पढ़ करके ही बच्चा बड़ा होगा। उसमें 5 कविताएं मेरी। जी, बहुत बड़ी बात है कि आपके अंदर वात्सल्य का भाव है, इस उम्र में आपके अंदर वात्सल्य भाव है। उम्र और भाव दोनों ऐसी बात नहीं है। आदमी उम्र, जैसे रचनाकार का क्या होता है ना, कोई उम्र नहीं होती है, उम्र भले उनकी रियल हो, लेकिन उनकी सोच जो होती है, किसी की उम्र की बात सोच सकते हैं, चाहे बचपन की बात सोच के लिख सकते हैं, और एकदम बुजुर्ग अवस्था की बात। भाई पीड़ा, अगर रचनाकार के अंदर पीड़ा समाहित होगी, समाज की बातें समाहित होगी, तभी ना रचेगा। और रचने के लिए क्या है कि हमारे अगल बगल अवयव बिखरे पड़े हैं। जी जी, भारत में हमको बस ढूंढना है किस विषय पे लिखे हैं हम। और हमारी एक कहानी है टुलिया कहानी, एक संवेदनाओं से एकदम जुड़ी हुई कहानी है, बहुत समझिए कि अच्छी कहानी है। अगर आप पढ़ेंगे तो मेरा दावा है कि आपकी आंखों से आंसू टपक जाएंगे। तो इसी है सब कृपा है। यही आपसे भेंट हुई, आपसे बात हुई, ये तो आपका प्रेम है। आपका इतना अच्छा व्यक्तित्व, इतना धनी आप व्यक्ति हैं कि इस आपके आयाम ने मुझे मजबूर कर दिया। बड़े दिन से आपसे मैं विनम्र निवेदन कर रहा था सर, लेकिन एक व्यस्तता है जीवन में। हमको बड़ी खुशी मिली भाई, आप आए। और सर एक बात बताइए आप। हाँ। वो तो आभार, आपका प्रेम है। जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उसमें ज्यादातर युवक है, नौजवान है,
तो आप उनसे क्या मतलब कुछ क्या ज्ञान देना चाहेंगे कि वो अपने जीवन में अपने कर्तव्य के लिए क्या करें? ज्ञान का मतलब यही है, आजकल तो ज्ञान बंट रहे हैं जी, जी। तमाम नेटवर्कों के माध्यम, सोशल मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप के, सुबह सुबह मोबाइल व्हाट्सएप खोलिए, तमाम ज्ञान उसमें भरा पड़ा है। हाँ, लेकिन व्हाट्सएप देखना है यूनिवर्सिटी से। कि हमको, हाँ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से हमको बस देखना है कि कौन सा ज्ञान हमारे सार्थक। जीवन में उतर सकता है। तो युवाओं से मेरा यही कहना है कि तमाम ये विसंगतियों का दौर है, नशाखोरी से बचे और अपनी जो दिनचर्या है उसको सुदृढ़ रूप से रखें। और 4 लाइन में बताना चाहूँगा। स्वागत है सर, स्वागत है सर। आपने सुनाया नहीं कि कुछ सुना जा सके, कुछ कहा जा सके। कुछ सुना जा सके, कुछ कहा जा सके। कुछ सुना जा सके, कुछ कहा जा सके। घर बनाओ कि जिसमें रहा जा सके। घर बनाओ कि जिसमें रहा जा सके। क्या कहने सर, कुछ सुना जा सके, कुछ कहा जा सके। घर बनाओ कि जिसमें रहा जा सके। न तो शिकवा है ना ही शिकायत मेरी, दर्द इतना ही दो जो सहा जा सके। क्या कहने सर बाबा। और तमाम बातें मेरे मुक्तक हैं, बेटियों के लिए तमाम मुक्तक हमने लिखा है। और एक है कि बेटियां क्या हैं, कि मैं उन बेटियों को, भाई आपके चैनल को बेटियां भी देखती होंगी, हाँ, बहुत सारी उनके लिए है ये बेटियां क्या है। बेटियां कोई मामूली चीज नहीं है, आधी आबादी वही है। मैंने आबादी है। मैंने गजल में लिखी है, तू माँ है, तू बहन है, तू महबूबा है, खुदा के बनाए कीमती अजूबा है, तेरे कदमों में हर शय डूबा, तू ही जगत तू ही सूबा है। क्या बात है, क्या तो मैंने सही लिखा सर, बहुत अच्छा है। क्योंकि नारी ही हमारी माँ भी है, हमारी अर्धांगिनी, हमारी बहन भी है। भाई बिना नारी के हमारा जीवन संभव नहीं है। भाई वही हमारा जो भारतीय संस्कृति रहे, नारी को देवी का एक दर्जा दिया गया है। भाई नारी सर्जक है जो सृष्टि को, इतनी बड़ी सृष्टि हुई है। जी जी जी। अगर नारीत्व का गुण नहीं रहता, सृष्टि नारी, एक पुरुष में नारीत्व के गुण बहुत जरूरी हैं, तभी तो उसके अंदर स्नेह प्रेम ममता का संचार होगा। और एक महिला, सही कह रहे हैं, एक औरत, एक नारी के अंदर पुरुषार्थ होना चाहिए। तभी नहीं कहते खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी। सही बात। दोनों गुण अगर एक व्यक्ति, जिसको व्यक्ति बोले तो वो महिला भी हो सकती है और पुरुष भी, दोनों गुण अगर समूहित ना हो तो आदमी जो है कि विचलित होगा अपने मार्ग से। सही बात है। तो बेटियों पे मैं 4 लाइन प्रस्तुत करना चाहूंगा कि बेटियां क्या हैं, कि सभी की आन होती हैं, सभी का मान होती हैं, सभी की आन होती हैं, सभी का मान होती हैं, दिए की लौ सरीखी बेटियां तो शान होती हैं। क्या कहना, इन्हीं की दीप्त से सारे कुलों का नाम चलता है, हमारे सभ्यता संस्कार की पहचान होती है। बहुत बढ़िया सर। और देखिए गांव का वातावरण है। जी जी, बहुत बढ़िया। यहाँ चिड़ियों की चहचहाट, कौवा भी बोल रहा है, अगर सर चिड़िया भी बोल रहे हैं। यहाँ देखिए, चाहते तो सर आप गाय भी आपके घर पे, चाहते तो सर आपके घर के बड़ा अच्छा चारदीवारी के अंदर भी शूट किया जा सकता था। लेकिन ये जो नेचुरल, जो ये नेचुरल, जो प्राकृतिक की गोद में हम लोग हैं, देखिए गौ माता का भी उनकी आह्वान हो रहा है कि रम रही है। शाम का समय हो गया है भाई, जब शाम का समय हो जाता है तो भाई उनकी जो थनों में दूध पूरा भर जाते हैं, तो दूध निकालने के लिए बांध देती हैं, मतलब एकदम रमती हैं कि आइए अपने, जो उनके गोसैया बोला जाता है, जो उनके मालिक हैं, हाँ वो मालिक आए और उसका दूध निकालें। तो भाई उनकी भाषा है और अच्छा लगता है। ये गाँव देहात इस समय देखिए बसंत का मौसम। पढ़ाई के साथ साथ साहित्य, अदब, खेल, क्रिकेट या कुछ भी ऐसी अलग टैलेंट को क्या किस नजर से देखते हैं कि ये बालक के जीवन में कई जीवन होता है, उसे एक जीवन में उसको सब कुछ करना है। ऐसे में देखने को मिलता है कि आजकल इतने लड़के पढ़े लिखे हुए होने के बाद भी बेरोजगार हैं। चूंकि कारण इसमें सरकार के साथ साथ, अब मैं किसी को दोषी मानूं, जनसंख्या भी बहुत अधिक है। तो क्या कारण है कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद या किसी अन्य प्रतिभा में भी योगदान लेना चाहिए कि नहीं? नहीं, देखिए संदीप जी, बच्चों को खेल कूद में रुचि लेनी चाहिए। जी जी। ये खेल कूद कोई ऐसी चीज नहीं है, जी जी, बहुत बड़ी चीज है। खेल कूद से मानसिक, शारीरिक और आर्थिक, सामाजिक सारे विकास संभव है। आज देखिए गांव में रहने वाला अगर बच्चा कोई क्रिकेटर निकल जाए तो बड़ी बड़ी टीमों में, इंडिया टीम में शामिल हो सकता है। जी जी। तो गांव क्षेत्र का कितना नाम होता है। तो तमाम, चाहे कबड्डी ले लीजिए, चाहे वॉलीबॉल, चाहे फुटबॉल,
कोई भी खेल ले लीजिए, अगर बच्चे में टैलेंट है और उस दिशा में बढ़ रहे हैं तो उन माता पिता से भी मेरी अपील है कि उनको सपोर्ट करें। अच्छा सर, क्या कारण है कि, अच्छा मैं जानना चाहूंगा कि क्या कारण है कि लोग मतलब साहित्य में असुरक्षा महसूस कर रहे हैं आजकल? आप बड़े अच्छे साहित्यकार, अदबकार हैं, मतलब इस फील्ड में, मतलब गीत में, गायन में कैसी असुरक्षा? असुरक्षा मतलब वो समझते हैं कि इसमें भविष्य का खतरे में है, मतलब साहित्य में सम्मान तो मिलता है। देखिए, साहित्य एक साधना की विषय है। जी जी। साहित्य अगर से जो हमारे श्रोता है उसमें से कुछ लेखक, राइटर और साहित्यकार बनना चाहें तो उनके लिए भी कुछ एक मूलभूत आप जानकारी दे दें। देखिए क्या है ना, हमने बताया ना कि ये जो कविता है, कविता का क्षेत्र या साहित्य का क्षेत्र ये साधना की विषय है, ठीक है। तो इस साधक जैसे एक तपस्वी साधना करता है, परिवार से सुदूर होकर साधना में लीन रहता है, ये हम समाज के को ऐसी चीज दे सकते हैं। कहा जाता है साहित्य समाज का आईना होता है। जी जी जी। तो हम ऐसी चीज रचते हैं जिससे साहित्य जो समाज पढ़ता है उसे शिक्षा ग्रहण करता है जी। तो हम भाई, हमारा तमाम समय निकल जाता है साहित्य लिखने में, पढ़ने में, तो हमारा आर्थिक जो उत्थान भी होगा, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं। तमाम साहित्यकार हैं, अच्छे अच्छे स्तंभों पर हैं, ऐसी बात नहीं है। दुनिया का एकमात्र भारत ही ऐसा देश, भारतवर्ष एक ऐसा देश है जहाँ पर कविता के करने वाले प्राइवेट चार्टर्ड प्लेन से भी चल रहे हैं। काहे नहीं। इससे बड़ा कोई कवि सम्मेलन भारत में, भारत के अलावा कहीं नहीं होता, किसी भाषा में नहीं होता। हाँ, भारत में साहित्य का क्षेत्र, साहित्य का उदय हुआ है, सोशल मीडिया के द्वारा भी हुआ है, लोगों की मंशा भी रही है। नहीं, भारत में साहित्य का क्षेत्र व्यापक है और व्यापक काहे नहीं रहेगा भाई। आजकल देखिए सोशल मीडिया का जो जमाना है, यूट्यूब का जो जमाना है, तमाम कवि जो हैं, जो जिनको कभी अवसर नहीं मिलता है, वो भी अपनी बातें सोशल मीडिया पे डाल देते हैं, लोग पढ़ लेते हैं। जी जी। तो अच्छी बात रहेगी, कंटेंट अच्छा रहेगा, उनकी रचना में दम रहेगा, उनके साहित्य में दम रहेगा, तो वो तो बातें जाएंगी ऊपर तक ना। तो ऐसी बात नहीं, जो लिखने वाला व्यक्ति है, जो लिखता है, रचता है, गांव का हो, देहात का हो, वो कोई बात नहीं, वो लिखे, अपनी बात को लोगों तक पहुंचाए और अपने तक सीमित न रखे, क्योंकि रची हुई बात केवल अलमारियों में रहेगी, बक्सों में बंद रहेगी, तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। अपनी बात, अपनी रचना वो पहुंचाए, उसके लिए स्वयं करना पड़ेगा या मंचों पे आना पड़ेगा, आपकी बात को लोगों तक पहुंचे, तभी जाके लोग जानेंगे ना कि क्या आपने किया है। यही है। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात कर करके, चूँकि सर बहुत अनुभवी हैं, सीनियर भी हमारे हैं। आदरणीय सर के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता रहता है। सर बहुत बार आजमगढ़ भी आते हैं, गोष्ठियों में आते हैं, कई बार मंचों पे भी रहे हैं सर। ये मंची कवि तो उतना नहीं है, नहीं, लेकिन सर की जो मंची कवि अलग होते हैं और जो किताबी कवि, पुस्तकीय कवि अलग होते हैं। कहिए तो मैं एक सर स्वागत कविता अपने सुना दूं। जी वही कहने जा रहा था कि अब सर से कुछ एक ऐसी रचना सुन लिया जाए कि ताकि आपको भी कुछ सुनने को मिले और मुझे भी बेसब्री से इंतजार है सर। देखिए रचनाएं तो बहुत है मेरे पास, बहुत, लेकिन ये चुनाव नहीं है कि मैं कौन सी रचना आपको सुना दूं। आइए मैं जो भी सर मेरी पुस्तक की जो रचना है, कहाँ गई भाई? आप तरन्नुम में सर अच्छा गा लेते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं। नहीं सर, मैं सुना, ऐसी बात नहीं है। हाँ। आइए कि जो बसंत का माहौल चल रहा है, उस पर एक कविता है मेरी कि बसंत की बयार में चहक उठी कली कली। आंसू से मुस्कान लिखेंगे। हाँ। बसंत की बयार में चहक उठी कली कली, खिल उठे हैं मन कुसुम महक उठी गली गली। बसंत की बयार में चहक उठी कली कली, खिल उठे हैं मन कुसुम महक उठी गली गली। व्योम सुर्ख लाल हुआ टेसो गुलाल सा, बन में पलाश खिला गोरी के गाल सा, सज धज के पन घट पे छोरियां चली चली, खिल उठे हैं मन कुसुम महक उठी गली गली। क्या बसंत का मौसम है, इसमें लहरता रहती है। रंग की फुहार आके धड़कने बढ़ा गई,
भंग की तरंग उठ बिजलियां जगा गई। क्या कहने सर। चूम कर पवन चला कि पत्तियां हिली हिली, खिल उठे हैं मन कुसुम महक उठी गली गली। कंगना की प्यारी बोल मधु पराग घोलती, मंद मंद पायल की धुन मन के द्वार खोलती। वाह। स्वप्न आस मन में लिए शाम भी ढली ढली, खिल उठे हैं मन कुसुम महक उठी गली गली। कंचन सा ये मन हुआ, कंचन सा मन हुआ, चांदी ए तन हुआ, मधुरव से पूर्ण आज मेरा नयन हुआ। यूं अनोखी प्रीत की मौक्तिका ढली ढली, खिल उठे हैं मन कुसुम महक उठी गली गली। सर ऐसी बहुत अच्छा लगा सुन के, बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सर आखिर में जाते जाते बस इतनी ही सी बात करना चाहेंगे, क्योंकि भारत की राजभाषा हिंदी है, हमारी मातृभाषा तो भले भोजपुरी रही हो, लेकिन हम लोगों ने अपनी सींचने की जो क्षमता से माँ भारती की हिंदी को बिंदी समझ करके अपने सीने से लगाया हुआ, माथे से लगाया हुआ है। आजकल देखने को मिल रहा है कि लोग अंग्रेजित्व की तरफ या अंग्रेजियत की तरफ जाने का बहुत ज़्यादा चाह रखते हैं। जिसको सुनिए अगर अंग्रेजी में अगर वो बालक जो है सेबुआ के एप्पल बोलते तो माई बाप बहुत खुश हो जाते हैं। क्या कारण है? देखिए भाई, ये तो बहुत अच्छा और बहुत प्रभावशाली प्रश्न आपने किया। इस प्रश्न से मैं बहुत खुश हूँ। अरे सर, आज आपसे नहीं पूछेंगे नहीं 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 जिस विद्यालय में 5 ठो अंग्रेजी में किताब उसमें एक हिंदी हो और उस एक पुस्तक में सर शामिल हो, तो वो तो आप पूछने का क्वेश्चन तो बनता ही है। देखिए क्या है ना कि जो हिंदी भाषा है और अंग्रेजी भाषा है, तो जो बच्चे पढ़ते हैं, डॉक्टर बनते हैं, प्रोफेसर बनते हैं और तमाम बड़े बड़े IAS PCS तमाम रैंकों में जाते हैं, और जो आप देखते हैं जो ITI IIT इन क्षेत्रों में जाते हैं, तो उसमें अधिकांश अंग्रेजी का ही प्रचलन होता है। और उसको अगर एक मिनट, उसको अगर सरकार अगर उसको हिंदी पैटर्न में कर दे तो तब देखिए हिंदी का प्रभुत्व कितना व्यापक होगा। क्योंकि लोगों को पढ़ाई बच्चे करते हैं, अगर वो पढ़ाई क्यों करते हैं कि उनको कहीं रोजगार मिले, कहीं बढ़िया पैसा नौकरी में जाएं, अच्छी अच्छी सर्विसों में जाएं, सिविल सर्विस तमाम सर्विसों में जाएं। तो वो जो पढ़ाइयाँ जो होती हैं उसमें अंग्रेजी का वर्चस्व बहुत काफ़ी है। अगर वो हिंदी में हो जाए, तमाम अभी आप जाएंगे उस क्षेत्र में MBBS दवा के क्षेत्र में जाएंगे, मेडिकल के लाइन में जाएंगे, तो वहाँ पे भी देखेंगे कि सब अंग्रेजी का दवा का नाम, जो दवाई है एलोपैथिक की, सब अंग्रेजी में उसका नाम है। लेकिन सर ये बगल में हमारा पड़ोसी देश है जिसको चाइना चीन कहते हैं, वहाँ के लोग तो मतलब ऐसा नहीं है कि वहाँ अंग्रेजी नहीं जानते, लेकिन वहाँ की प्रारंभिक पढ़ाई से लेकर के हायर एजुकेशन अंग्रेजी में नहीं है, चाइनीज में है, जापान में भी है। क्या कारण रहा है? या शौक है भारत के लोगों में, एक नशा है, गुरूर है, क्या है? देखिए क्या कि है, एक जाहिलता भी है, कुछ लोग कहते हैं दिमागी पैदलता भी है। नहीं देखिए, जिस भारत के 90% लोग हिंदी ही समझ सकते हैं, अपनी मातृभाषा या लोकल लैंग्वेज जानते हैं, वहां पर यहाँ का गजट आता है तो इंग्लिश में आता है, स्टेटमेंट कोर्ट की आती है जिसको कहते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का स्टेटमेंट आता है, वो अंग्रेजी में आता है। जज साहब बात करते हैं, एक अबला बेचारा व्यक्ति है जो जीवन भर रिक्शा चलाता है, जब उसके जिंदगी की बात होती है तो वकील और जज अंग्रेजी में बात कर रहे हैं, वो बेचारा खुद ही नहीं समझ उसके जीवन में किस विषय में बात की जा रही है। तो हमारी खामी है कि नहीं है? नहीं देखिए, उसमें बात यह है, सत्यता है कि नहीं सर? नहीं सत्य है, सत्य है, ये बात तो 100% किसी एक व्यक्ति की जिंदगी की 2 बात कर रहे हैं, अहम बात है, जिंदगी से बड़ा कुछ होता नहीं है। उसके जीवन की जो सजा है कि बेगुनाह है कि उस पर क्या धारा लगी, उसके जो डिस्कशन हो रहा है, वार्तालाप हो रहा है इंग्लिश में हो रहा है, वो बेचारा उसी कटघरे में खड़ा कर सुन रहा है। तो उसका मूल कारण है वो इंग्लिश मीडियम से पढ़े ही हैं। हिंदी को बढ़ावा सरकार, इस पे देखिए क्या है ना, शिक्षा जगत पे, पूरे देश की शिक्षा जगत पे, वो जो पहले जब हमारा देश आजाद हुआ, आजादी के पहले अंग्रेज थे, वही सब नियम कानून चलते आए, और उसके पहले मुस्लिम थे, मुगल काल था। जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस समय भी हमारे जो तमाम कचहरी की तमाम काम थे उर्दू में हुआ करते थे। उर्दू तो हमारी भारतीय भाषा, हाँ, इंग्लिश में हुआ करते थे। तो जब आज इंग्लिश का जो स्कोप बढ़ा है, उसका मूल कारण है कि तमाम जो लोग मेडिकल में जा रहे हैं अपनी भाषा को। नहीं, सरकार क्या करे, सरकार को सोचना चाहिए। सरकार अगर सोचे, अगर हिंदी को बढ़ावा दे, सारी व्यवस्था अगर
हिंदी में कर दे, जो मेडिकल की बातें हैं या इंजीनियरिंग की बातें हैं। सुनने में आया है कुछ कुछ विश्वविद्यालय में ऐसा प्रचलन शुरू कर दिया गया है, अब हो सकता है कि कार्य पर हो। अगर ये तो हमको अखबार हमारे के जरिए- संज्ञान में तो नहीं है, अगर ऐसा हुआ हो तो बहुत अच्छी बात है, इसकी सबकी प्रशंसा होनी चाहिए इन सब बातों की। जो हमारी जो मातृभाषा है हिंदी है, इसको और बढ़ावा मिल रहा है और सरकार के माध्यम से मिले तो पूछना ही। और जिस दिन सरकार सचेत हो जाएगी उस दिन पूछना ही। मैं सर विद्यालय का तो नाम नहीं लूंगा, आजमगढ़ का सबसे टॉप का विद्यालय में श्रेणी में आता है। उसके कक्षा 8 के बालक से मैंने पूछा, वो अ से लेकर ज्ञ तक नहीं जानता है। भारत का होकर नागरिक। मैं पूछा, बाबू किस विद्यालय में पढ़ते हो, नाम बताया, फला विद्यालय में पढ़ता हूँ, फीस कितना, फलाना फलाना इतना। देखिए तमाम हायर जो विद्यालय हैं जहाँ मोटी मोटी रकम ली ली जाती है, वो तो व्यापार है। पढ़ाई के नाम पे नहीं व्यापार। सर मुक्तक सुनाए सर, चलिए एक मुक्तक है जरा आखिर में सर सुना दीजिए। कि विचारों की वही धारा दिशाएं मोड़ देती हैं, क्या विचारों की वही धारा दिशाएं मोड़ देती हैं, दिशाएं ओढ़ ले नफरत धरातल तोड़ देती हैं। क्या कहने, विचारों की वही धारा दिशाएं मोड़ देती हैं, दिशाएं ओढ़ ले नफरत धरातल तोड़ देती हैं। दिलों को एक कोने में जलाए प्यार तुम रखना, यही आग ऐसी है जो जलकर जोड़ देती है। बहुत 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 प्यार- क्या कहने, वाह वाह वाह। प्यार, अगर आप अपने दिल में प्यार की आग जलाएंगे, आग तो हमेशा सबको जलाने का, जला के समाप्त करने का काम करती है। दुष्यंत कुमार ने आग लेकिन कहीं लगी, प्यार आग लगनी की चाहिए। आग अगर जला लेंगे हाँ। तो एकदम जीवन धन्य हो जाएगा और सबसे एक अच्छा रिश्ता कायम करने की, एक अच्छा सामंजस्य स्थापित करने की बात होनी चाहिए। कहते नहीं, किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि अगर आप 2 हाथ से 50 लोगों को मार नहीं सकते, लेकिन 2 हाथ जोड़ करके आप प्रेम के माध्यम से 50 लाख लोगों को अपनी तरफ जोड़ सकते हैं। और भाई एक आपके लिए मैं सुनाना जी, चाहता अरे हूँ कृतज्ञता कि आपकी। आप अच्छे व्यक्ति हैं अरे सर। कि आनंदित मन जिसे देखो, हाँ आनंदित मन जिसे देखो, सच मानो मनमीत वही है। हाँ, आनंदित मन जिसे देखो, सच मानो मनमीत वही है। कानों में रसगंध घोल ले, बोध गम्य संगीत वही है। भले जहां तुम जीत लो प्यारे, इन बातों का ध्यान रहे। दुश्मन भी जब तुम्हें सराहे, जानो सच्ची जीत वही। क्या कह रहे, वाह वाह वाह। दुश्मन जब आपकी प्रशंसा करे तो समझ लीजिए कि हम अच्छे मुकाम पर हम पहुंच रहे हैं। तो आप बहुत सभी बहुत का धन्यवाद। आभार व्यक्त करता हूँ आपका सर, और आप सभी का भी आभार कर रहा हूँ। आज हमसे रूबरू हुए, आप बड़ी लंबी विचारों का आदान प्रदान हुआ, आप लोग भी इसमें शरीक हुए। आप सभी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। आदरणीय श्री लाल बहादुर चौरसिया लाल गुरु जी का चरणों में स्पर्श करता हूँ। माँ शारदे, माँ बागेश्वरी आपका ऐसा ही कृपा बनाती रहे। आपकी आने वाली अग्रिम पुस्तक के लिए अग्रिम शुभकामनाएं। आपके ऐसे ही जो साहित्यिक धारा की जो धारा है वो हमेशा निरंतर बहती रहे। बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद भाई।